हेलो एवरीवन। सो इस क्वेश्चन में एक कंसेप्ट यूज होने वाला है जिसका स्टैंडर्ड नेम है डिजिट डीपी, दैट इज डिजिट डायनेमिक प्रोग्रामिंग। नाउ इफ़ यू आर नॉट फेमिलियर विद डिजिट डीपी देन ऑल्सो डोंट वरी। इस वीडियो में मैंने इस तरह से समझाने की कोशिश की है कि अगर आपको वो कंसेप्ट नहीं पता फिर भी आपको पूरा यहाँ पे जो मैं कंसेप्ट समझा रहा हूँ वो पता चल जाएगा, वो समझ में आ जाएगा। बट स्टिल आई वुड रिकमेंड कि इस वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले या तो फिर इस वीडियो को देखने के बाद आप बेसिक्स ऑफ डिजिट डायनेमिक प्रोग्रामिंग के कुछ आर्टिकल्स और यूट्यूब वीडियोस देख लेना। बेसिकली डिजिट डायनेमिक प्रोग्रामिंग is used when we are asked to find the number of integers between two integers satisfying a certain property। तो इस तरह के क्वेश्चंस को efficiently solve करने के लिए हम डिजिट डायनेमिक प्रोग्रामिंग का यूज करते हैं। Now let's continue with this video. As always, let's start by understanding the question. Interesting integers. Let us call an integer interesting if the product of its digit is divisible by the sum of its digits। ठीक है, क्या बोला गया है कि एक इंटीजर है उसको हम इंटरेस्टिंग कब बोलेंगे? जब इस इंटीजर के जो डिजिट्स हैं, ठीक है, इनका जो प्रोडक्ट है ये डिविजिबल हो किससे? सम ऑफ डिजिट्स से। सो फॉर एग्जाम्पल कोई नंबर है ए बी सी डी, तो ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी मॉड्यूलो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, अगर ये ज़ीरो है तो इस तरह के नंबर को हम क्या बोलेंगे? इंटरेस्टिंग इंटीजर्स बोलेंगे। फाइंड द नंबर ऑफ इंटरेस्टिंग इंटीजर्स बिटवीन ए एंड बी इंक्लूसिव। तो हमें दो इंटीजर्स दिए गए हैं क्वेश्चन में, ए और बी, और हमें बताना है कि ए से लेके बी के बीच में नंबर ऑफ इंटरेस्टिंग इंटीजर्स कितने हैं। ठीक है, इनपुट किस तरह से दिया गया है? सबसे पहले नंबर ऑफ टेस्ट केसेस और फिर सभी टेस्ट केस में दो इंटीजर दिए गए हैं ए और बी। कंस्ट्रेंट्स मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। सो क्वेश्चन इज सिंपल, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके कंसेप्ट पे मूव करते हैं। सो अब अगर कंसेप्ट की बात करें तो सबसे पहले तो अगर ब्रूट फोर्स मेथड की बात करें तो ब्रूट फोर्स मेथड तो क्या हो सकती है कि हम ए से लेके बी तक एक फॉर लूप लगाएं और हर एक इंटीजर के लिए चेक करें कि क्या वो इंटरेस्टिंग है कि नहीं, राइट? अगर है तो काउंटर को बढ़ा दे, वरना ना बढ़ाए। अब इसमें कितना टाइम लगेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल बी बिग ओ ऑफ बी माइनस ए, और यू कैन से बिग ओ ऑफ बी और ए, इनकी रेंज यहाँ तक दी गई है 10 की पावर 12 इनटू, मैं कह सकता हूँ log b, बिकॉज log b क्या है? log b टू द बेस 10। अब मान लो इंटीजर है 1 2 3 4, तो इसमें 4 डिजिट्स है, तो नंबर ऑफ डिजिट्स क्या होता है किसी भी नंबर का? log n टू द बेस 10, राइट? तो इसमें 4 डिजिट है, तो ये तो क्या है? ए से लेके बी तक ट्रैवर्स करने का। फिर हर एक इंटीजर के लिए चेक करना कि वो इंटरेस्टिंग है कि नहीं, उसके लिए हमें उसका हर एक डिजिट का एक्सेस चाहिए। एक प्रोडक्ट मेंटेन करेंगे, एक सम मेंटेन करेंगे, राइट? एंड फिर एंड में देखेंगे कि प्रोडक्ट मॉड्यूलो सम 0 हो रहा है कि नहीं, राइट? तो वो टाइम होगा log b टू द बेस 10। लेकिन अगर b की ही बात करें तो 10 की पावर 12 की रेंज है, तो ये हमें TLE दे देगा, टाइम लिमिट एक्सीडेड, तो ये नहीं चलेगा। तो हमें कुछ एफिशिएंट सोचना पड़ेगा। सो अब यहाँ पे एफिशिएंट अप्रोच की बात करें तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या करेंगे? हम यहाँ पे एक जनरलाइज फंक्शन फाइंड करने की कोशिश करते हैं जो कि 1 से लेके n तक जितने भी इंटरेस्टिंग इंटीजर्स है, ठीक है, वो रिटर्न करेगा। इंटरेस्टिंग इंटीजर्स फ्रॉम 1 to n एफिशिएंटली। अब इस ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एक बार अगर हम 1 to n के लिए अगर हम फाइंड कर लेते हैं तो फिर हमारा आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा काउंट ऑफ b। मान लो काउंट फंक्शन की मदद से मैं 1 से लेकर n तक के इंटरेस्टिंग इंटीजर फाइंड कर सकता हूँ, तो काउंट ऑफ b माइनस काउंट ऑफ a माइनस 1, क्योंकि हमें a और b के बीच में चाहिए, तो 1 से लेके b तक के मैंने फाइंड कर लिया और 1 से लेके a माइनस 1 तक के जो है उनको सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो a से लेके b तक जितने भी इंटरेस्टिंग इंटीजर्स होंगे वो हमें मिल जाएंगे। अब देखो ब्रूट फोर्स मेथड में हम क्या कर रहे थे? हम ट्रावर्स कर रहे थे फॉर i इक्वल टू a टू b, ठीक है, फॉर i इक्वल टू a, i इज लेस इक्वल टू b, i प्लस प्लस, ऐसा करके। तो वो तो हम यहाँ पे नहीं कर सकते, वो TLE दे देगा। तो अनदर मेथड टू फॉर्म ए नंबर, लाइक हम ये देखना चाहते हैं कि कितने ऐसे नंबर होंगे जिनमें कि उनके जो डिजिट्स है उनका प्रोडक्ट मॉड्यूलो डिजिट का सम वो 0 हो। तो वन ऑफ द मेथड टू फॉर्म अ नंबर इज टू फिल डिजिट बाय डिजिट। फॉर एग्जाम्पल अगर लेंथ 5 है तो फर्स्ट प्लेस पे मैंने पर्टिकुलर डिजिट रखा, फिर सेकंड प्लेस पे एक डिजिट रखा, थर्ड प्लेस पे एक डिजिट रखा, एंड
जो भी रिक्वायर्ड प्रॉपर्टीज़ है वो साथ में हम मेंटेन करते जाते हैं, ठीक है। इससे एडवांटेज क्या होगा, क्योंकि नंबर लेंथ ऑफ डिजिट तो क्या है 10⁻12, मतलब मैक्सिमम 13 डिजिट्स होंगे पहली चीज़। तो ऐसा हम करना चाहेंगे कुछ, तो अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि लेंथ हम कितनी लेंगे, बिकॉज हम यहाँ पे जनरलाइज कर रहे हैं 1 से लेके n तक मैं जा रहा हूँ, देन देयर माइट बी नंबर्स विथ लेंथ 1, लेंथ 2, लेंथ 3, लेंथ 4। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब हम इस फंक्शन के लिए बात कर रहे होंगे तो हम b की जो लेंथ है उतनी लेंथ लेंगे, और यहाँ पे हम लेंथ लेंगे a-1 की लेंथ, बेसिकली मतलब कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं। तो ऐसा क्यों, क्योंकि अगर b मान लो है 1 2 3 4 5, ठीक है, तो अगर मुझे कुछ ऐसा फंक्शन बनाना है जो कि 1 से लेके n तक, यहाँ पे n अगर b के बराबर है तो 1 से लेके b तक जितने भी इंटरेस्टिंग इंटीजर है वो मुझे रिटर्न करे, और हमने क्या बोला कि हम एक के बाद एक इंटीजर फिल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैक्सिमम इंटीजर 5 है, तो यहाँ पे 1 से लेके n तक में भी हमें 5 ही इंटीजर्स मिलेंगे, ठीक है, 1 से लेके b तक में। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब इसमें 1 से लेके b तक में ऐसे भी इंटीजर्स है जो कि लेंथ 1 के है, लेंथ 2 के है, लेंथ 3 के है, तो बेसिकली उनको हम ऐसे भी तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये लेंथ 5 हो गई और नंबर क्या है 1, या तो फिर ये क्या हो गया लेंथ 5 एंड नंबर इज 11। सो इसलिए हम क्या करेंगे, हम जो लेंथ ऑफ डिजिट होगा उसको b के बराबर लेंगे इस केस में, और इस केस में a-1 के बराबर। अब आगे क्या करेंगे, अब देखो हमें एक के बाद एक डिजिट फिल करना है। अल्टीमेटली हमें चाहिए कि प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स मॉड्यूलो सम ऑफ डिजिट्स शुड बी व्हाट 0। अब आप एक बात समझो, a इंटू बी इंटू सी मॉड्यूलो a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, इसकी मान लो कोई वैल्यू है k। अगर मैं इसमें एक और डिजिट लेता हूँ, बिकॉज हम डिजिट बाय डिजिट फिल करने की बात कर रहे हैं, इंटू डी मॉड्यूलो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ठीक है। क्या अब मान लो ये k1 है, तो क्या मैं इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन बना सकता हूँ? नहीं, यहाँ पे कुछ रिलेशन नहीं बन सकता। लेकिन अगर मान लो यहाँ पे भी अगर प्लस डी होता फॉर एग्जाम्पल, तो मैं कह सकता था कि ये जो k वैल्यू है मैं कह सकता हूँ a इंटू बी इंटू सी मॉड्यूलो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इंटू डी मॉड्यूलो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ये वैलिड है, ठीक है, ये इसके बराबर होगा, दिस इज इक्वल टू k1, ठीक है। और ये वैल्यू किसके बराबर है, हम कहते हैं ना a इंटू बी मॉड्यूलो m इज सेम एज a मॉड्यूलो m इंटू बी मॉड्यूलो m का होल मॉड्यूलो m। ये प्रॉपर्टी यूज होती है मल्टीप्लिकेशन में। तो यहाँ पे अगर हम वो प्रॉपर्टी यूज करें तो मैं यहाँ पे ये जो मेथड है, अगर यहाँ पे प्लस डी होता मतलब कि दोनों का सम सेम होता, तो यहाँ पे मैं इसको अगर अलग कर दूँ तो ये वैल्यू क्या हो गई, ये वैल्यू हो गई अपनी, ये वैल्यू हो गई क्या यहाँ तक, सॉरी ये वाली, ये हो गई k इंटू डी मॉड्यूलो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू k1, हम ये कह सकते हैं। बेसिकली यहाँ तक का अगर हमारे पास आंसर है तो इसमें से इसको निकालने के लिए मुझे वापस ये पूरा मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ इसके आंसर में d को मल्टीप्लाई कर दूंगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मॉड्यूलो वाला जो सम था बाद में वो सेम है दोनों में, तभी हम ऐसा कर पाए। तो हम क्या ऐसा कर सकते हैं कि हम जितने भी सम्स हैं, जितने भी सम ऑफ डिजिट्स पॉसिबल है उनमें ट्रैवर्स करें और हम फाइंड करें कि इस सम से रिलेटेड कितने ऐसे इंटीजर्स है जो कि इंटरेस्टिंग है। फॉर एग्जांपल अगर लेंथ ऑफ b जो है वो 5 है, तो मैक्सिमम सम कहाँ तक जा सकता है, सम ऑफ डिजिट्स 5 डिजिट 99999, ठीक है। हालांकि वो अभी b पे भी डिपेंड करेगा, अगर b की वैल्यू 1 2 3 4 5 है तो 9999 तक ये सब 9 नहीं होंगे, वो कैसे डील करना है वो भी हम आगे देखेंगे। बट अगर मान लो b की वैल्यू है 99999,
तो मिनिमम सम क्या होगा, 1 से लेके n तक के बीच में अगर हम फाइंड करेंगे तो मिनिमम सम होगा 1 और मैक्सिमम होगा ये मतलब 9 + 9 + 9 + 9, तो ये कितना हो जाएगा 9 × 5 = 45 और ये हो जाएगा 1। तो मैं ये कर सकता हूँ कि मैं ट्रावर्स करूँगा फॉर सम इज इक्वल्स टू 1 to 45, फॉर सम इज इक्वल्स टू 1 to 45 फाइंड या तो फिर काउंट नंबर ऑफ इंटीजर्स विच आर ऑफ लेंथ 5 एंड दे आर इंटरेस्टिंग, ठीक है, एंड हियर सम ऑफ डिजिट्स इज व्हाट सम, फाइंड नंबर्स हुज लेंथ, फाइंड नंबर ऑफ इंटीजर्स हुज लेंथ इज दिस, हुज सम इज इक्वल टू सम एंड विच आर इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग का मतलब क्या कि उनके डिजिट्स का प्रोडक्ट मॉड्यूलो सम 0 है। अब ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, 2 रीज़न है। पहला तो जो मैंने अभी डिस्कस किया कि a मॉड्यूलो b मॉड्यूलो k, a इंटू बी मॉड्यूलो मान लो m है, इज सेम एज a मॉड्यूलो m इंटू b मॉड्यूलो m का होल मॉड्यूलो m, राइट। तो अगर मेरे पास i-1 इंटीजर्स के प्रोडक्ट का मॉड समथिंग है तो एक और इंटीजर मैं ऐड करूंगा तो मैं उस आंसर में ही मल्टीप्लाई कर दूंगा उस इंटीजर को, वो मॉड्यूलो वाले आंसर में मॉड्यूलो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ i-1 इंटीजर्स, और फिर वापस मॉड ले लूंगा। तो जो ये वाला पार्ट है वो अगर कांस्टेंट है तो हम एक के बाद एक इंटीजर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं और उसी स्टेप पे मॉड्यूलो ले सकते हैं। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम 1 by 1 इंटीजर्स फिल करने वाले हैं टू फाइंड द नंबर ऑफ इंटरेस्टिंग इंटीजर्स एफिशिएंटली, तो इसलिए ये कांस्टेंट रखना ज़रूरी है। ऑल्सो सम की जो वैल्यू है वो बहुत बड़ी नहीं हो सकती। फॉर एग्जांपल सम जो है अगर 13 डिजिट्स है मान लो, हालांकि मैक्सिमम कितना जाएगा 10 की पावर 12 इज 13 डिजिट्स, उससे आगे तो नहीं बढ़ना, तो उससे जस्ट पहले वाला नंबर दैट इज 12 टाइम्स 9, ठीक है, तो उसका सम क्या होगा 9 × 12 दैट इज 108। तो 1 से लेके सम इज इक्वल टू सम ऑफ डिजिट 108 तक हमें जाना है, जहां पे प्रोडक्ट मॉड्यूलो सम 0 हो, ऐसे हमें इंटीजर्स फाइंड करने हैं, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं फिर, आंसर इज इक्वल टू आंसर प्लस हर एक इंडिविजुअल सम से रिलेटेड, सम क्या है सम ऑफ डिजिट्स इस सम के बराबर हो ऐसे कितने इंटरेस्टिंग इंटीजर्स है ऑफ दिस पर्टिकुलर लेंथ, ठीक है। तो ये हमें मिल जाएगा, तो ये हम यहाँ पे एडअप करके ये फाइंड कर लेंगे, इसलिए हम सम को इस तरह से ट्रैवर्स कर रहे हैं। हो सकता है आपको डाउट हो, लेकिन जैसे इम्प्लीमेंटेशन हम देखेंगे तो और भी बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। और आगे अगर कंसेप्ट में बात करें तो यहाँ पे मुझे 2-3 चीज़ें और बतानी है। पहली तो ये है कि अगर मान लो मैंने एक पर्टिकुलर सम की वैल्यू के लिए, ठीक है, एक सम की वैल्यू के लिए हम डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि हम ये फंक्शन भी लिखेंगे फाइंड वाला, तो इसमें मैंने i-1 इंडेक्स तक के जो स्पेसिस है वो कोई ना कोई डिजिट से फिल कर दिए हैं। तो अभी तक मुझे क्या क्या मेंटेन करना पड़ेगा, पहले तो एक मॉड वैल्यू मेंटेन करनी पड़ेगी। वो क्या होगी कि ये जो i-1 इंटीजर्स है पहले जो हमने फिल किए उनका प्रोडक्ट मॉड्यूलो दिस सम, ठीक है। उसके बाद हम ith इंटीजर को फिल करने जाएंगे, ठीक है। तो अब मुझे यहाँ पे क्या क्या वैल्यू चाहिए होगी, एक तो मॉड वैल्यू चाहिए होगी, ठीक है, कि अभी तक के जो i-1 इंटीजर्स है उनका प्रोडक्ट मॉड्यूलो दिस सम क्या मुझे मिला है, फिर कौन से इंडेक्स पे हम करंटली वर्क कर रहे हैं, ठीक है, राइट, फिर हम कौन से सम के साथ डील कर रहे हैं, और लेफ्ट क्या है, लेफ्ट बेसिकली क्या है कि कितना सम बाकी है, राइट। तो अगर मैंने यहाँ तक फिल कर दिया है तो मैं आगे ये कह सकता हूँ, हालांकि हम इसमें एक फंक्शन स्पेसिफाई करेंगे, एक स्पेसिफिक एरे करेंगे, लेकिन अगर यहाँ पे सरफेस से अगर बात करें तो यहाँ पे अगर ये पैरामीटर्स है तो मैं ये कह सकता हूँ समेशन i = 0 to 9, ठीक है। मॉड की जगह क्या आ जाएगा, मॉड इंटू आई मॉड्यूलो सम, इसका मतलब अगर मैंने करंट इंडेक्स पे जो कि फिल करना है उस पे अगर मैंने i वैल्यू ले ली तो फिर नेक्स्ट इंडेक्स हमें कौन सा फिल करना है, इंडेक्स +1, सम तो वही रहेगा जिस सम की हम बात कर रहे हैं, वो क्यों हम पैरामीटर में पास कर रहे हैं, बिकॉज हमें यहाँ पे मॉड्यूलो में चाहिए हर बार, और लेफ्ट क्या हो जाएगा, लेफ्ट -i, ठीक है। हालांकि ये जब हम इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा, बट अभी मैं सरफेस से बता रहा हूँ थोड़ा। तो यहाँ पे हम ये पैरामीटर्स पास कर रहे हैं, ये भी समझ में आ गया कि इस इंडेक्स पे अगर मैं i को लेता हूँ तो जो नया मॉड होगा वो होगा मॉड इंटू आई मॉड्यूलो सम,
इंडेक्स फिर आगे हम जाएंगे, ठीक है, फंक्शन कॉल करेंगे रिकर्सिवली, तो इंडेक्स प्लस 1 हो जाएगा, ये सम हो जाएगा और ये लेफ्ट माइनस आई हो जाएगा। वो बेसिकली क्या शो कर रहा है कि इस सम में कितना अभी बचा है, ठीक है। इनिशियली अगर सम की वैल्यू 20 है, फिर मैंने फर्स्ट पोजीशन पे 5 लिया, तो अब 15 सम बचा है फॉर द रिमेनिंग डिजिट्स, तो वो ये शो कर रहा है। अब ये हमें एफिशिएंटली क्यों सॉल्व करके देगा, हम बेसिकली हर एक इंडेक्स पे एक एक डिजिट रख के आगे बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे ओवरलैपिंग भी होगी। कैसे? जैसे कि अगर हम बात करें, जैसे कि हम लेंगे डीपी ऑफ इंडेक्स मॉड और लेफ्ट, ठीक है, तो ये बेसिकली क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा कि अगर करंट इंडेक्स तक के नंबर्स अगर हम फिल कर रहे हैं, ठीक है, फ्रॉम द राइट हैंड साइड टू द करंट इंडेक्स, और लेफ्ट हैंड साइड से लेके अभी तक के जो नंबर्स है उनकी मॉड वैल्यू मॉड है, ठीक है, तो और सम अगर लेफ्ट है, तो ऐसे कितने इंटीजर्स है जो कि प्रोडक्ट मॉड्यूलो सम 0 रिटर्न करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इस इंडेक्स पे है करंटली, ठीक है, तो ये क्या डिनोट कर रहा है कि इस इंडेक्स से लेके इस इंडेक्स तक की अगर हम वैल्यूज को फिल कर दें और यहाँ तक के जो नंबर्स है उनका प्रोडक्ट मॉड्यूलो सम मॉड है, और ये जो नंबर्स है उनका जो सम है वो लेफ्ट के बराबर है, मतलब कि इस इंडेक्स से लेके इस इंडेक्स तक का, तो ओवरऑल हमें ऐसे कितने इंटीजर्स मिलेंगे जिनका मॉड्यूलो 0 होगा, प्रोडक्ट मॉड्यूलो सम 0 होगा, मतलब कि वो इंटरेस्टिंग हो गए। अब इसमें ओवरलैपिंग कैसे हो सकती है? ओवरलैपिंग इस तरह से हो सकती है कि मान लो ये मेरे पास है, ठीक है, अब एक केस में मैंने यहाँ पे 999 फिल किया, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, और ये मैंने पूरा कैलकुलेट किया। अब यहाँ तक का जो मॉड्यूलो है वो क्या होगा, 9 इंटू 9 इंटू 9 मॉड्यूलो सम जो भी है, ठीक है, तो वो यहाँ पे होगा। ये क्या डिनोट कर रहा है कि अगर आगे तक के जो नंबर्स फिल किए हैं उनका प्रोडक्ट मॉड्यूलो सम मॉड है, जो रिमेनिंग है उनमें सम लेफ्ट के बराबर फिल करना है, और हम करंटली इस इंडेक्स पे है, तो ऐसे कितने इंटीजर्स होंगे जो कि इंटरेस्टिंग इंटीजर्स फॉर्म होंगे। तो एक केस में ये है, दूसरे केस में ये भी हो सकता है कि मैंने यहाँ पे 2 6 8 फिल किया हो, 2 इंटू 6 इंटू 8, एंड इट माइट बी पॉसिबल कि ये दोनों वैल्यू जो है वो सेम हो। अगर ये दोनों सेम है तो एक केस में मान लो पहली बार जब 999 था तब मैंने ये सारे डिजिट्स फिल करके फाइंड किया था, लेकिन इस बार अगर मैं ये वाला पार्ट स्टोर कर देता हूँ डीपी के फॉर्म में, तो जब मुझे पता चलेगा, जब मैं पहले पोजीशन पे 2 रखूँगा, यहाँ पे 6 रखूँगा, यहाँ पे 8 रखूँगा, और जब मैं यहाँ पहुँचूँगा तब मेरे पास ये पैरामीटर होंगे, क्योंकि ये डिजिट कौन से फिल किए, ठीक है, उससे काउंटिंग में फ़र्क आएगा नंबर ऑफ डिजिट्स में। बट यहाँ तक का इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या होगा कि मॉड वैल्यू क्या है, ठीक है। हालांकि यहाँ पे एक और चीज़ चेक करनी पड़ेगी कि इनका सम भी सेम हो, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल मान लो 6 2 और 8 फिल किया है, ठीक है, तो इनका जो प्रोडक्ट हो मॉड्यूलो सम होगा और 2 6 8 का जो होगा वो सेम होगा, और जो रिमेनिंग लेफ्ट सम होगा वो भी सेम होगा। तो दोनों में हमें पूरा कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, हम ये वाला रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे ओवरलैपिंग हो रही है प्रॉब्लम्स की, तो उसको हम स्टोर करके एफिशिएंटली यहाँ पे कर देंगे। और एक चीज़ यहाँ पे क्या ध्यान में रखने वाली है वो ये है कि हमेशा हम 0 से लेकर 9 तक नहीं जा सकते। फॉर एग्जांपल अगर b की वैल्यू जो है वो है 2 3 4, ठीक है, तो हमें सारे 3 डिजिट के वैल्यूज़ कंसिडर करनी पड़ेगी। अगर मैं फर्स्ट पोजीशन पे 1 लेता हूँ तो मैं सेकंड और थर्ड पोजीशन पे कुछ भी रख सकता हूँ, आई एम फ्री टू डू दैट। बट अगर फर्स्ट पोजीशन पे 2 है तो सेकंड पोजीशन पे मैं या तो 0 रख पाऊंगा, या 1, या तो 2, या तो 3, इससे बड़ा नंबर मैं नहीं ले सकता, ठीक है। सिमिलरली अगर यहाँ पे 2 0 है तो थर्ड पोजीशन पे मैं कुछ भी रख सकता हूँ, लेकिन अगर 2 और 3 है तो मैं थर्ड पोजीशन पे 0 1 2 3 और 4 इतने ही डिजिट रख पाऊंगा। तो इसके लिए क्या करें, इसके लिए स्टैंडर्ड टर्म होता है टाइट कंस्ट्रेंट यूज़ करना, ठीक है। टाइट कंस्ट्रेंट इसका एक स्टैंडर्ड वर्ड है। अगर ये 1 है इसका मतलब मैं अभी कंस्ट्रेंट मोड में है, और अगर 0 है तो इसका मतलब हम कंस्ट्रेंट मोड में नहीं है। कंस्ट्रेंट मोड में होने का मतलब क्या,
कंस्ट्रेंट मोड में होने का मतलब ये कि अगर b की वैल्यू मान लो 2, 3, 4, 5 है और अगर मैं करंटली इस इंटीजर को फिल कर रहा हूँ, तो अगर कंस्ट्रेंट मोड यहाँ पे मतलब इस इंडेक्स को फिल करते टाइम अगर 1 है, इसका मतलब यहाँ पे 2, 3 है और यहाँ पे मुझे 9 तक नहीं जाना, यहाँ पे मुझे इस इंडेक्स पे जो डिजिट है वहाँ तक ही जाना है। तो अगर कंस्ट्रेंट वैल्यू इस इंडेक्स को फिल करते टाइम 1 है, इसका मतलब यहाँ पे 2, 3 है और यहाँ पे मुझे 4 तक ही जाना है। तो हम क्या करेंगे, इसको 4 ले लेंगे, ठीक है। और अगर कंस्ट्रेंट वैल्यू 0 है, मतलब कि यहाँ पे 2, 3 नहीं है, यहाँ पे मे बी 1, 2 है या तो फिर 2, 0 है, तो उस केस में हम यहाँ पे 0 से लेके 9 तक जा सकते हैं, ठीक है। नाउ बिकॉज वी वांट टू एक्सेस द डिजिट एट ईच इंडेक्स, मतलब कि इस इंडेक्स पे वैल्यू क्या है, क्योंकि अगर मान लो यहाँ तक कंस्ट्रेंट है तो इस इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू है वो पता होना चाहिए। सो व्हाट वी विल डू इज वी विल टेक ए एंड बी इन स्ट्रिंग फॉर्मेट, ताकि हम किसी भी इंडेक्स की वैल्यू तुरंत निकाल सके। जैसे हम इस इंडेक्स को आगे आगे बढ़ते हैं और एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे हमें वैल्यू चाहिए कि इस इंडेक्स पे ए में क्या वैल्यू है या तो बी में क्या वैल्यू है, तो वो हम एक ही स्टेप में डायरेक्टली एक्सेस कर सके। तो ये हम इसके लिए करेंगे। अब यहाँ तक आपको जो मेजर सरफेस से कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। अब इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं, जो डाउट बचा है वो भी क्लियर हो जाएगा। तो अगर इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो सबसे पहले तो मैं आपको जो हम डीपी का टेबल लेने वाले हैं वो समझा देता हूँ। डीपी का टेबल होगा 13 to 120 और 120 साइज का, ठीक है। अब ये क्यों, ये बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करने वाला है, डीपी ऑफ इंडेक्स बीच में एट सर्टेन पॉइंट आपको ऐसा हो सके कि आपको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन आप पूरा कंटिन्यू करिए, आपको सारा क्लियर हो जाएगा। इंडेक्स, फिर यहाँ पे टाइट कंस्ट्रेंट है सेकेंड पॉइंट पे, जो थर्ड है वो रिप्रेजेंट कर रहा है मॉड वैल्यू और फोर्थ जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है लेफ्ट। बेसिकली जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि हम हर एक सम की वैल्यू के लिए फोर लूप लगाएंगे और हम फाइंड करेंगे कि उस पर्टिकुलर सम की वैल्यू के लिए कैसे कितने ऐसे इंटीजर से 1 से लेके n तक जिनकी एक लेंथ है एल बी या एल ए के बराबर, मतलब लेंथ ऑफ बी या लेंथ ऑफ ए के बराबर, और वो इंटरेस्टिंग है और उनका सम उस सम के बराबर है, ठीक है। सम पे हम क्यों ट्रावर्स कर रहे हैं वो भी हमने डिस्कस कर लिया कंसेप्ट है, बिकॉज उसमें अभी तक का जो मॉड्यूलो है, जब नया इंटीजर ऐड करेंगे तो उसको उस मॉड्यूलो के साथ मल्टीप्लाई करके डायरेक्टली मॉड्यूलो सम ले सकते हैं, ठीक है। ओके, तो ये बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर मैंने मान लो ये इंडेक्स पे हम है, तो मैंने अगर यहाँ से लेके यहाँ तक के जो नंबर्स है, ठीक है, उनको फिल करना है विथ द सम लेफ्ट एज लेफ्ट। मतलब कि अगर सम 20 है लेकिन यहाँ तक के जो नंबर्स है उनका सम 5 है, तो इतनों का सम लेफ्ट के बराबर होना चाहिए, मतलब कि 15 के बराबर। और अभी तक के जो नंबर्स है उनका मॉड्यूलो, उनका प्रोडक्ट मॉड्यूलो सम मॉड के बराबर है, जो अभी तक के नंबर्स है वो। और अभी हम करंटली इस इंडेक्स पे वर्क कर रहे हैं, और टाइट कंस्ट्रेंट क्या होता है वो हमने डिस्कस कर लिया, या तो 1 होगा या 0 होगा। अगर 2, 3, 4, 5 मेरा नंबर है और अगर 2, 3 हमने पहले 2 पोजीशन पे फिल किया है, तो इसको फिल करते टाइम टाइट कंस्ट्रेंट हमारा 1 होगा, बिकॉज मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ पे हम टाइट कंस्ट्रेंट 1 पास करेंगे, मतलब कि ये इसका प्रीफिक्स है, तो यहाँ पे हम सारे डिजिट नहीं फिल कर सकते, 0 से लेके 4 तक ही फिल कर सकते हैं। इसकी जगह पे अगर यहाँ पे 0 होता तो यहाँ पे टाइट कंस्ट्रेंट हम 0 पास करते, जो कि क्या रिप्रेजेंट करता कि यहाँ पे हम कोई भी डिजिट फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली ये रिटर्न करेगा कि अगर यहाँ तक के जो नंबर्स है उनका प्रोडक्ट मॉड्यूलो सम मॉड के बराबर है, इतने नंबर्स फिल करने बाकी है, तो इनमें हमें सम चाहिए लेफ्ट के बराबर, टाइट कंस्ट्रेंट 0 या 1 है, और इस पर्टिकुलर इंडेक्स पे हम है, तो ऐसे कितने इंटीजर्स होंगे जो कि इंटरेस्टिंग होंगे, वो ये वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब दूसरी चीज़, बिकॉज हमें यहाँ पे इंडेक्स की वैल्यूज चाहिए ए और बी की भी, क्योंकि अगर मान लो टाइट कंस्ट्रेंट 1 है तो पर्टिकुलर इंडेक्स को फिल करते टाइम हमें देखना पड़ेगा कि वहाँ पे कौन सी वैल्यू है ए या बी की, तो इसलिए हम ए और बी को किस में लेना चाहेंगे, स्ट्रिंग में। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम बी को स्ट्रिंग में लेंगे, ठीक है, ए को पहले इंटीजर में लेंगे,
फिर a इक्वल टू a माइनस 1 करेंगे, क्योंकि हमें बेसिकली करना क्या है, काउंट ऑफ b माइनस काउंट ऑफ a माइनस 1। ये काउंट फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है कि 1 से लेके n तक कितने ऐसे इंटीजर्स है जो कि इंटरेस्टिंग है। तो a माइनस 1 करेंगे और फिर इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, a माइनस 1 को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। ओके, अब a इज इक्वल टू a माइनस 1 करेंगे और फिर उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देंगे। अब ये b की जो लेंथ है, मतलब नंबर ऑफ डिजिट्स है, उसको मैं lb से रिप्रेजेंट करता हूँ और a है उसको मैं la से रिप्रेजेंट करता हूँ। अब सबसे पहले मैं फंक्शन को कॉल करूँगा। सबसे पहले हमने क्या डिस्कस किया कि हमें सम बाई सम फॉर लूप लगाना है। तो सम कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, हमारा मैक्सिमम सम क्या हो सकता है, 9 इंटू लेंथ ऑफ b। जब हम 1 से लेके b तक की बात कर रहे हैं, क्योंकि b का जो लेंथ है, ठीक है, तो सारे के सारे अगर 9 होंगे तो 9 इंटू लेंथ ऑफ b के बराबर सम होगा, राइट। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, फॉर सम वैल्यू इक्वल्स टू, जस्ट अ सेकेंड, फॉर सम वैल्यू इक्वल्स टू 1, सम वैल्यू इज लेस देन इक्वल टू 9 इंटू लेंथ ऑफ b सम प्लस प्लस, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या करना है, अब अंदर पहले तो हर एक बार ये जितना भी है उसको -1 कर देना है, ताकि हमें पता चले कि एक पर्टिकुलर वैल्यू फिल हुई है कि नहीं। फॉर i इक्वल टू 0, i लेस देन 13, i प्लस प्लस, ठीक है। यहाँ पे आप लेस देन लेंथ ऑफ b भी कर सकते हो और एफिशिएंट बनाना है तो। फॉर j इक्वल टू 0, j इज लेस देन 2, j प्लस प्लस। और एक चीज़ यहाँ पे 120 हमने क्यों लिया, क्योंकि मैक्सिमम लेंथ क्या हो सकती है, 13। तो 13 में अगर सबकी सब जगह अगर हम 9 ले लें तो सम ऑफ डिजिट्स क्या होगा, 13 इंटू 9 के बराबर, विच इज़ इक्वल टू 117, पहली चीज़। और इसलिए हमने 120 लिया है, जहाँ पे लेफ्ट की वैल्यू उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। और अगर हमारा जो सम है वो 117 है तो मॉड्यूलो मॉड पी हमेशा क्या होगा, 117 से कम ही होगा, इसलिए इन दोनों को हमने 120 लिया है। ये मॉड रिप्रेजेंट कर रहा है, ये लेफ्ट रिप्रेजेंट कर रहा है। फॉर l इक्वल टू 0, l इज लेस देन इक्वल टू, मैं यहाँ पे 9 इंटू लेंथ ऑफ b भी ले सकता हूँ, l प्लस प्लस। एंड फॉर k इक्वल टू 0, k इज लेस देन इक्वल टू 9 इंटू लेंथ ऑफ b, या तो फिर लेंथ ऑफ a भी आप ले सकते हो। अगर a के लिए ऑपरेट कर रहे हो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, dp ऑफ i j k l इक्वल्स टू -1, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, आंसर इज इक्वल टू आंसर प्लस आंसर वेरिएबल जो है उसको मैं इनिशियली 0 ले लूँगा, ठीक है। ओके, अब आंसर प्लस काउंट फंक्शन मैंने यहाँ पे इजी करने के लिए जो कोड लिखा है उसमें मैंने b और a के लिए दोनों के लिए अलग अलग काउंट फंक्शन लिखे हैं। तो b के लिए जो है वो है काउंट 2 और फिर a के लिए जो है वो है काउंट 1। सो आंसर इज इक्वल टू आंसर माइनस काउंट 1 ऑफ, देखो फर्स्ट इंडेक्स क्या है 0, हम 0 इंडेक्स से फिल कर रहे हैं, ठीक है। फिर सेकेंड चीज़ हमें टाइट कंस्ट्रेंट देनी है, तो इनिशियली टाइट कंस्ट्रेंट 1 होगी। ये क्यों, आप समझो, अगर b की वैल्यू है 2, 3, 4, 5, ठीक है, टाइट कंस्ट्रेंट 1 कब होता है, जब हमें करंट इंडेक्स फिल करना है और उसके आगे जितने भी हमने इंडेक्स फिल किए हैं वो प्रीफिक्स हो b के, मतलब कि अगर 2, 3 है और इसको मुझे फिल करना है तो यहाँ पे टाइट कंस्ट्रेंट 1 होगा। तो इनिशियली जब हम 0 इंडेक्स की बात करें तो यहाँ पे भी हम 0 से लेकर 9 तक तो नहीं जा सकते, 0 से लेकर 2 तक ही जा सकते हैं। इसका मतलब टाइट कंस्ट्रेंट है। अगर प्रीफिक्स के रिस्पेक्ट में देखना है तो मैं ये कह सकता हूँ b की वैल्यू 0, 2, 3, 4, 5 है, मैं ये इंडेक्स फिल करने वाला हूँ और इसके आगे वाला इंडेक्स ऑलरेडी फिल हो चुका है 0 से, तो ये इसका प्रीफिक्स है, ठीक है। इस तरह से भी आप देख सकते हो, या तो फिर सिंपली हम ये भी देख सकते हैं कि फर्स्ट जो डिजिट होता है वो 9 तक नहीं जा सकता है, मतलब कि यहाँ पे जो डिजिट है मैक्सिमम वहाँ तक ही जा सकता है, अगर 9 है तो जा सकता है। इसका मतलब फर्स्ट डिजिट को फिल करते टाइम हमारा टाइट कंस्ट्रेंट 1 होना चाहिए। फिर उसके बाद अगर मैं यहाँ पे 1 फिल करता हूँ
या इस पोजीशन पे, तो यहाँ पे टाइट कंस्ट्रेंट कुछ नहीं होगा, टाइट कंस्ट्रेंट 0 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे हम 0 से लेकर 9 तक कोई भी डिजिट फिल कर सकते हैं, क्योंकि हमें b से वैल्यू एक्सिट भी नहीं करनी, राइट। तो इनिशियली टाइट कंस्ट्रेंट जो होगा वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। फिर मैं एक और वैल्यू पास करूँगा s के बराबर, वो क्या है, सम। हम एक के बाद एक सम वैल्यू पे इटरेट कर रहे हैं, और इनिशियली मॉड वैल्यू में 1 पास करूंगा। ये क्या है, मॉड वैल्यू, और ये जो है वो सम वैल्यू है। ये सम वैल्यू क्या है, लेफ्ट है। मतलब कि करंट इंडेक्स को फिल करने के बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो रिमेनिंग इंडाइसिस पे कितना सम लेफ्ट है जो हमें चाहिए, और ये है कि टोटल इंडाइसिस का सम क्या है। दोनों का यूज़ है, वो अभी हम काउंट फंक्शन लिखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे भी क्या होगा, 0 1 S 1 और S, ठीक है। वापस बता दूं, ये इंडेक्स रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइट कंस्ट्रेंट। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो रिमेनिंग इंडाइसिस है उसमें हमें कितना सम और चाहिए। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि अभी तक जो इंडेक्सेस हमने फिल किए हैं उनके प्रोडक्ट मॉड्यूलो सम क्या है, मतलब कि मॉड वैल्यू, और ये है टोटल सम हमें जो चाहिए, जो कि हम इटरेट कर रहे हैं। अब ये इनिशियली हमने 1 क्यों लिया, बिकॉज वो प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी वैल्यू है। फॉर एग्जाम्पल 9 मॉड्यूलो 4 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो इनिशियली मैं 1 पास करूंगा, ठीक है। फिर फर्स्ट पोजीशन पे मान लो मैं 9 को फिल करता हूँ और सम की वैल्यू 4 है, तो 1 इंटू 9 मॉड्यूलो 4 आई विल गेट एज 1। ये 1 जो है वो प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी वैल्यू है, इसलिए यहाँ पे हम इनिशियली मॉड की वैल्यू 1 की तरह पास करते हैं, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब काउंट फंक्शन में क्या होगा वो देखते हैं। अब अगर काउंट फंक्शन की बात करें तो काउंट टू किसके लिए है, बी के लिए है, ठीक है। मैंने दो अलग अलग फंक्शन क्यों लिखे, ताकि इजियर हो जाए हमारे लिए। हम कौन से डीपी पे वर्क कर रहे हैं ये भी हमें नहीं देखना पड़ेगा। यहाँ पे हम इस तरह के दो लेंगे, dp2 और dp1। dp2 में हम 1 से लेके b तक की वैल्यू स्टोर करेंगे, और dp1 में 1 से लेके a-1 तक की, ठीक है। मतलब कि ए पे ऑपरेट करने के लिए इसका यूज़ करेंगे, बी पे ऑपरेट करने के लिए इसका यूज़ करेंगे। अगर मैं दो अलग अलग फंक्शन लेता हूँ तो काफ़ी इजी हो जाएगा। कितने नंबर ऑफ डिजिट्स है, काउंट टू में लेंथ ऑफ बी के बराबर, इसमें लेंथ ऑफ ए के बराबर, और इसमें मुझे dp2 पे ऑपरेट करना है, इस पे dp1 पे ऑपरेट करना है, इसलिए। तो अब अगर काउंट टू की बात करें तो ये रिटर्न करेगा इंटीजर टाइप काउंट टू, ठीक है। पहली वैल्यू क्या है, ये है करंट इंडेक्स जो हम फिल कर रहे हैं, ठीक है। सेकंड क्या है, टाइट कंस्ट्रेंट है। थर्ड वैल्यू क्या है, ये लेफ्ट सम है कि अभी कितना बचा है। फोर्थ है वो मॉड्यूलो वैल्यू है, अभी तक जो इंटीजर्स का प्रोडक्ट है मॉड्यूलो सम क्या है, और फिफ्थ जो है वो है सम, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक के बाद एक इंडेक्स फिल कर रहे हैं। खत्म कब हो जाएगा, जब ये लेंथ ऑफ ए के बराबर या लेंथ ऑफ बी के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये काउंट टू फंक्शन है। तो जब हम लेंथ ऑफ बी के बराबर पहुंचेंगे तब सारे डिजिट फिल हो चुके होंगे। अगर लेंथ ऑफ बी 4 के बराबर है तो इनिशियली हम 0 इंडेक्स फिल कर रहे हैं, ठीक है, 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3। जब 4 हो जाएगी इंडेक्स की वैल्यू, इसका मतलब सब हमने फिल कर दिया है। तो इफ इंडेक्स इक्वल्स टू लेंथ ऑफ बी, तो हमें और आगे नहीं रिकर्सिवली कॉल करना है, हमें यहाँ पे रिटर्न कर देना है। हम क्या रिटर्न करेंगे, रिटर्न, इसका मतलब क्या है कि मैंने इसके आगे जितने भी इंडेक्सेस है उस पर कोई ना कोई वैल्यू फिल की होगी। तो अगर इन सब की वैल्यू फिल करने के बाद मॉड वैल्यू क्या डिनोट करता था कि अभी तक जो भी इंटीजर वैल्यू फिल की है, जो डिजिट्स फिल किए हैं, उनका प्रोडक्ट मॉड्यूलो सम क्या है। तो अभी तक जो भी हमने फिल किया है, मतलब कि इन 4 पोजीशन पे अगर मॉड वैल्यू 0 है, रिटर्न मॉड इक्वल टू 0, एंड इनका जो सम है वो हमें जो सम चाहिए उसके बराबर है, तो मॉड 0 होना चाहिए और सम के बराबर होना चाहिए। सम ऑफ डिजिट सम के बराबर कब होगा, जब लेफ्ट मेरा 0 होगा। लेफ्ट क्या डिनोट कर रहा है कि अभी तक जो हमने इंटीजर्स फिल किए उनका सम माइनस करना है किस में से, जो हमें टोटल सम चाहिए उसमें से। तो लेफ्ट अगर 0 है इसका मतलब हमें एग्जैक्टली वही सम मिला है जो हमें चाहिए था।
तो रिटर्न मॉड इक्वल टू 0 एंड लेफ्ट इक्वल टू 0। ये क्या डिनोट कर रहा है कि अगर जो इंटीजर्स फिल किए हैं, जो डिजिट्स फिल किए हैं, उनका प्रोडक्ट मॉड्यूलो सम अगर 0 है और अगर इनका जो सम है बाद में जो लेफ्ट है बचा हुआ है वो 0 के बराबर है, मतलब कि सम भी रिक्वायर्ड सम के बराबर है, तो ये एक इंटरेस्टिंग इंटीजर है। मतलब कि 1 पास करो, अगर दोनों में से एक भी कंडीशन गलत है तो इंटरेस्टिंग इंटीजर नहीं है, 0 पास कर दो, पहली चीज। दूसरी, इफ dp2 ऑफ इंडेक्स टाइट कंस्ट्रेंट मॉड और लेफ्ट इज नॉट इक्वल टू -1, अगर -1 नहीं है तो रिटर्न कर दो डायरेक्ट। क्या रिटर्न करना है? ये वैल्यू। इसका मतलब क्या है, मैंने क्या बताया था, मैं एक बार वापस बता देता हूँ। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि करंटली हम इंडेक्स इक्वल टू इंडेक्स को फिल करना चाहते हैं, टाइट वैल्यू 0 या 1 जो भी है वो है। अभी तक के जो i-1 तक हमने इंडेक्स -1 तक के जो इंटीजर्स फिल किए हैं उनका प्रोडक्ट मॉड्यूलो सम, मॉड्यूलो लेफ्ट नहीं, मॉड्यूलो सम, ठीक है, वो इसके बराबर है। और आगे के जो रिमेनिंग इंटीजर्स है उनका सम मुझे इसके बराबर चाहिए, लेफ्ट के बराबर। तो इस तरह के कितने इंटीजर्स होंगे जो कि इंटरेस्टिंग होंगे, अगर वो पहले कैलकुलेट हो चुका है वो इसमें dp2 वाले इस इंडेक्स में स्टोर होगा तो वही रिटर्न कर दो। इसी से तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम हो रही है। अगर हमने ये स्टेट ऑलरेडी स्टोर कर दी है तो डायरेक्टली वो रिटर्न कर दो। अगर नहीं तो पहले मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे मैं एड्रेस ले लूँगा, किसका, मैं यहाँ पे एक पॉइंटर लूँगा और इसमें इसका एड्रेस फिल कर दूँगा, एंड dp2 ऑफ जो भी है ये। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, ताकि मुझे हर बार ये पूरा ना लिखना पड़े, ठीक है। अब मैंने ये ले लिया, इसका मतलब अब मैं आंसर में कोई भी चेंजेस करूँगा तो वो इस मेमोरी लोकेशन पे चेंज होगा। अब मुझे क्या करना है, पहले तो मुझे फाइंड करना होगा कि करंट इंडेक्स वैल्यू मुझे फिल करनी है, ठीक है, ये इंडेक्स के बराबर। तो वो टाइट कंस्ट्रेंट है कि नहीं है। टाइट कंस्ट्रेंट कब होगा, जब टाइट की वैल्यू 1 होगी अभी तक, ठीक है। तो वो कैसे पता चलेगा, अगर टाइट, मतलब कि अगर टाइट की वैल्यू 1 दी गई है, इफ टाइट वैल्यू इज इक्वल टू 1, तो R जो है, R इज द हायर लिमिट, उसको मैं ले लूँगा B जो हमारा इंटीजर है ऑफ इंडेक्स -0 के बराबर। मतलब कि इस इंडेक्स पे B की वैल्यू मान लो है 4, जैसे कि है 2 3 4, टाइट की वैल्यू 1 है, मतलब कि यहाँ पे 2 3 है और इस इंडेक्स को मुझे फिल करना है, तो मैं 4 तक जा सकता हूँ, ठीक है। अगर नहीं है एल्स तो R की वैल्यू क्या कर दो, 9 कर दो, सिंपल। अब और आगे लेते हैं इसको, फॉर I इक्वल टू 0, I लेस देन इक्वल टू R, I प्लस प्लस, ठीक है। अब एक काम करता हूं, मैं इस पार्ट को अब रब कर देता हूं। तो अब अगर इस फॉर लूप को मैं यहाँ पे लिखूँ तो अब मुझे क्या चाहिए, अब करंट इंडेक्स पे मुझे आई के बराबर वैल्यू रखनी है। तो पहली चीज़ तो मुझे ये देखनी पड़ेगी कि ये लेफ्ट से कम हो, मतलब कि जितना सम हमें चाहिए आगे के डिजिट्स के लिए उससे कम हो। इफ़ लेफ्ट इज ग्रेटर देन इक्वल टू आई तो ही फिल करना है, पहली कंडीशन। दूसरा, अब अगर करंट वैल्यू जो है, इफ़ I इक्वल्स टू R एंड टाइट वैल्यू इक्वल्स टू 1, एल्स, इसका मतलब क्या है, अगर टाइट वैल्यू 1 है, मतलब कि अगर मान लो 2 3 4 है और यहाँ पे मैंने 2 फिल किया और करंटली मैं इसको फिल कर रहा हूँ, टाइट वैल्यू 1 का मतलब क्या कि ये इसका प्रीफिक्स है, मतलब मुझे यहाँ पे R तक जाना है। R की वैल्यू क्या है, 3। अगर 0 से लेके 3 तक मैं जा रहा हूँ और करंट
आई जो है वो 3 के बराबर है, मतलब आर के बराबर है, और टाइट भी 1 है, मतलब कि पहले वाला डिजिट है वो भी टाइट कंस्ट्रेंट में है। तो यहाँ पे मैं 3 को तो फिल करूँगा, लेकिन आगे टाइट की वैल्यू 1 पास करूँगा, क्योंकि यहाँ पे भी 4 तक ही जा पाएंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे दोनों में से एक भी कंडीशन गलत है, मतलब कि या तो टाइट 1 नहीं है, इसका मतलब इसके आगे वाला इंटीजर भी कुछ कम होगा, या तो फिर टाइट तो 1 है, मतलब कि ये 2 है, लेकिन यहाँ पे मान लो मैं 1 लेता हूँ, मतलब आई आर के बराबर नहीं है, तो इन दोनों केस में टाइट कंस्ट्रेंट आगे 0 पास होगा, मतलब कि नेक्स्ट डिजिट पे कोई टाइट कंस्ट्रेंट नहीं होगा। तो अगर दोनों कंडीशन ट्रू है तो आगे टाइट कंस्ट्रेंट 1 पास होगा, वरना 0 पास होगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, आंसर इक्वल टू आंसर प्लस काउंट ऑफ सिंपल अब आगे हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ क्या ध्यान में रखनी है कि अगर अभी तक लेफ्ट सम के बराबर है, अगर लेफ्ट वैल्यू सम के बराबर है, इसका मतलब अभी तक हमने जितने भी इंटीजर्स लिए वो 0 है। अगर मुझे 2 3 4 है मेरा b की वैल्यू, और मैं इस इंडेक्स के बारे में बात कर रहा हूँ, तो लेफ्ट क्या है, सम माइनस यहाँ तक अभी जितना सम लिया वो, मतलब कि कितना बचा है सम। अगर लेफ्ट इक्वल टू सम के बराबर है, इसका मतलब क्या कि आगे के इंटीजर्स को 0 से फिल किया होगा, पूरा का पूरा सम ही बाकी है, लेफ्ट इक्वल टू सम है। तो उस केस में मुझे क्या ध्यान रखना पड़ेगा कि जो मॉड वैल्यू है वो एज इट इज पास करनी पड़ेगी। ठीक है, इनटू में आई नहीं कर सकता जब आई की वैल्यू 0 है। सो इफ लेफ्ट इक्वल्स टू सम एंड आई इक्वल्स टू 0, ठीक है, एल्स, ठीक है, अगर लेफ्ट सम के बराबर है, मतलब अभी तक जितने भी इंटीजर्स फिल किए वो 0 ही है, और अभी वाला इंडेक्स है वो भी मैं 0 से फिल करने वाला हूं, तो जब हम पास करेंगे फंक्शन को आंसर इक्वल्स टू आंसर प्लस काउंट 2 ऑफ, क्या क्या होगा, एक तो इंडेक्स प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर टाइट कंस्ट्रेंट, ये दोनों कंडीशन ट्रू है तो 1 होगी, फिर लेफ्ट जो है सम कितना बचा वो उसके बराबर ही होगा क्योंकि आई 0 के बराबर है। मॉड वैल्यू जो है उसमें मैं मॉड इनटू आई नहीं करूंगा, क्योंकि मॉड इनटू आई क्या हो जाएगा, मॉड की वैल्यू 0 दे देगा, और जब तक हमने पूरे प्रीफिक्स में 0 ही फिल किए हैं, फिर मान लो मुझे यहाँ पे 1 लाना है तो इसकी वैल्यू तो 1 ही है ना, प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स तो 1 ही है, प्रीफिक्स तो हम हमारे कन्वीनियंस के लिए फिल कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम मॉड को एज इट इज पास कर देंगे। ठीक है, मॉड इनटू आई नहीं करेंगे, क्योंकि मॉड इनटू आई करेंगे तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, और सम को एज इट इज पास कर देंगे। और यहाँ पे एल्स में क्या हो जाएगा, आंसर इक्वल टू आंसर प्लस काउंट 2 ऑफ इंडेक्स प्लस 1, नेक्स्ट इंडेक्स पे जाओ, टाइट कंस्ट्रेंट 1 है, लेफ्ट की वैल्यू क्या है, लेफ्ट माइनस आई, ठीक है, मॉड की वैल्यू क्या हो जाएगी, मॉड इनटू आई, और मॉड अभी तक है वो मॉड इनटू आई मॉड्यूलो सम, और लास्ट पैरामीटर जो है वो सम एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो ये दोनों फिल हो गए। अब यहाँ पे एल्स कंडीशन में क्या आएगा, ये दोनों कंडीशन है वो एज इट इज यहाँ पे आएगी, बस यहाँ पे ये जो टाइप कंस्ट्रेंट हम 1 पास कर रहे हैं वो 1 नहीं होगा, वो 0 होगा। ठीक है, क्योंकि आई इक्वल टू आर और टाइट इक्वल टू 1 दोनों में से एक भी कंडीशन गलत हुई तो ये यहाँ पे टाइट कंस्ट्रेंट 0 आएगा, बाकी एज इट इज यहाँ पे फिल हो जाएगा। तो इससे हमें एंड में यहाँ पे जो मैंने लिखा था आंसर इक्वल्स टू आंसर प्लस काउंट 2 ऑफ जो भी था फॉर ईच सम फ्रॉम 1 से लेके 9 इंटू एल बी तक, उसमें b का प्लस होगा फॉर ईच सम और a का माइनस होगा, और अल्टीमेटली हमें हमारा रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो हमने देखा था कि हम सम इक्वल्स टू 1 से लेके 9 इंटू बी तक जा रहे थे, मतलब कि 9 इंटू लेंथ ऑफ b मान लो 12 मान लो, ठीक है, और फिर हर एक के लिए इतनी वैल्यूज मैक्सिमम फिल कर सकते हैं, मतलब कि 13 इंटू 2 इंटू 120 इंटू 120, ठीक है, इंटू नंबर ऑफ टेस्ट केसेस दैट इज 100, जो कि आपके गिवन टाइम लिमिट में हो जाएगा।
ठीक है। आई होप आपको कंसेप्ट, क्वेश्चन और इम्प्लीमेंटेशन तीनों क्लियर है। इसका सोल्यूशन कोड मैंने कमेंट्स में प्रोवाइड किया है, आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। बट अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो डेफिनेटली मुझे कमेंट्स में पूछिए। थैंक यू।